गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। और आज है 9 जुलाई, तो डिस्कस कर रहे हैं 9 जुलाई के करंट अफेयर। और उसके भी पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग का थॉट देखते हैं क्या है हमारे पास, और उसके बाद अपनी क्लास को शुरू करेंगे। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमज़ोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। यानी कि मुश्किलें आती हैं, समस्याएं आती हैं, समय ऐसा होता है जैसे लगता है हम चारों तरफ से समस्याओं से घिर गए हैं। लेकिन उन मुश्किलों पर आपको अपना धैर्य नहीं खोना है। उन मुश्किलों में ही एक रोशनी की किरण जरूर आती है, उस रोशनी की किरण को थामे रहिए और उन मुश्किलों से निकलिए। और उसके बाद जीवन में आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि देखिए क्या होता है, मुश्किलें हमारे पास आती रहेंगी। सुख आता है तो दुख भी आता है, दुख आता है तो सुख भी आता है। इसीलिए वक्त कमज़ोर होता है, व्यक्ति कमज़ोर नहीं होता, आप कमज़ोर नहीं होते। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। और इन्हीं विचारधाराओं के साथ में चलिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। फर्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, नेशनल स्टूडेंट डे या राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के बारे में बात कर रहे हैं, जो हर साल 9 जुलाई को मनाया जाता है। और इस बार 9 जुलाई को हम क्या मना रहे हैं, राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मना रहे हैं। अच्छा देखो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, क्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक भारतीय छात्र संगठन है, जिसकी स्थापना औपचारिक तौर पर करी गई थी। कब? 9 जुलाई को करी गई थी 1949 में। रजिस्टर्ड किया गया था एक छात्र संगठन के रूप में इसे 9 जुलाई को 1949 में। इसीलिए 9 जुलाई को ही राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो हमने बात कर ली नेशनल स्टूडेंट डे के बारे में, जो हर साल 9 जुलाई को मनाया जाता है। ओके, आइए बात करते हैं अर्जेंटीना का इंडिपेंडेंस डे के बारे में। देखो, अर्जेंटीना को 9 जुलाई को ही स्वतंत्रता मिली थी, इंडिपेंडेंस मिली थी। तो इसकी वजह से अर्जेंटीना स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 9 जुलाई को मनाया जाता है। और मैं आपको बताऊं कि 9 जुलाई 1816 में, यानी कि 9 जुलाई 1816 में अर्जेंटीना को आज़ादी मिली थी। और इसके बाद से 9 जुलाई को ही अर्जेंटीना का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, यानी इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। ओके, तो हमने बात करी अर्जेंटीना इंडिपेंडेंस डे के बारे में। क्लियर? देखिए, यहाँ पर बात हो रही है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में। ओके, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो रिसर्च एडवाइजरी कमेटी है, रिसर्च एडवाइजरी कमेटी है, उसके चेयरमैन के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? तो उसके चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है बी नीरज प्रभाकर को। किसे? बी नीरज प्रभाकर को नियुक्त किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत जो अनुसंधान सलाहकार समिति है, यानी रिसर्च एडवाइजरी कमेटी है, उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ में आपको मैं बता दूं कि जो सुश्री प्रभाकर हैं, यानी कि जो बी नीरज प्रभाकर हैं, वो इस समय तेलंगाना राज्य बागवानी विश्वविद्यालय, तेलंगाना राज्य का जो बागवानी विश्वविद्यालय है, वहाँ की कुलपति हैं। क्लियर? बात समझ में आ गई? देखो, जो तेलंगाना राज्य है भारत का, तेलंगाना जो स्टेट है, वो पूरे भारत में हाईएस्ट ऑयल एक्सट्रैक्शन का काम करता है। ऑयल पॉम जो प्रोडक्ट है उसको बढ़ाने के लिए पूरे भारत के राज्यों में। साथ में ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पॉम रिसर्च जो पेडावेगी में है, ठीक है, इसके माध्यम से, जो कहाँ पर है, तो पेटावेगी में। ओके, तो पेटावेगी में जो ये रिसर्च, जो ये ऑयल पाम रिसर्च है, जो इंस्टीट्यूट है, इसके माध्यम से क्या किया जाता है, इसके माध्यम से पॉम ऑयल के कल्टीवेशन के लिए, इसके रिसर्च के लिए, इसकी जो भी टेक्नोलॉजीज हैं वो सारी प्रोवाइड कराई जाती हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में बात करें, यानी ICAR के बारे में बात करें, तो इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? तो 16 जुलाई 1929 में, यानी 1929 का जो 16 जुलाई है, तब इसको इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इसका जो है आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो हिमांशु पाठक इसके डायरेक्टर जनरल हैं। हिमांशु पाठक कौन है? तो इसके डायरेक्टर जनरल है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में मिलेगा। और इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? तो 16 जुलाई 1929, यानी 1929 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को। ओके,
आइए बात करेंगे श्रीनिवास रेड्डी के बारे में। ओके, श्रीनिवास रेड्डी कौन है जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गूगल के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है इंडिया पॉलिसी हेड के रूप में। यानी इंडिया पॉलिसी हेड के रूप में अपॉइंट किसे किया गया है गूगल के द्वारा, तो श्रीनिवास रेड्डी जी को अपॉइंट किया गया है। और ये किसकी जगह ले रहे हैं, तो ये जगह ले रहे हैं अर्चना गुलाटी की। किसकी जगह ले रहे हैं, तो अर्चना गुलाटी की जगह ले रहे हैं। साथ में मैं आपको बता दूं कि एप्पल के नियामक जो एप्पल जो कंपनी है उसका जो नियामक मामला है उसके प्रमुख के रूप में भी ये काम कर चुके हैं। इसके अलावा जो रेड्डी जी हैं इन्होंने ब्लू स्टार, मार्कोनी, एयरसेल जैसे कंपनियों में भी काम किया है। तो इनका एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। हमने बात कर ली, श्रीनिवास रेड्डी हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय गूगल एज इंडिया पॉलिसी हेड। ओके, क्लियर। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। भारत को चैंपियंस ग्रुप का जो वैश्विक संकट समाधान समूह है यानी GCRG है उसमें शामिल कर लिया गया है। भारत को वैश्विक संकट समाधान, ठीक है, या का जो चैंपियंस ग्रुप का जो ये वैश्विक संकट समाधान समूह है इसमें शामिल कर लिया गया है। और हम सबको अच्छे से पता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके महासचिव कौन है, तो उसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटारेस। कौन है, एंटोनियो गुटारेस। तो एंटोनियो गुटारेस के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित करके इसकी घोषणा करी गई है। साथ में आपको बता दूं कि ये जो चैंपियंस ग्रुप का वैश्विक संकट समाधान समूह है इसमें कौन कौन से देश और शामिल हैं, तो बांग्लादेश, बारबाडोस, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया और सेनेगल। ठीक है। अच्छा, साथ साथ में ये काम क्या करता है कि जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है कि वैश्विक संकट समाधान समूह है, यानी कि जहां पर खाद्य से रिलेटेड संकट उत्पन्न हो जाता है प्राकृतिक वजह से या फिर किसी भी जो घरेलू हिंसा की वजह से या किसी भी वजह से, तो वहां पर खाद्य का जो चैनल है उसको प्रोवाइड कराने के लिए ये जो वैश्विक संकट समाधान समूह है वो काम करता है। यानी जो ग्लोबल क्राइसिस रिजोल्यूशन ग्रुप है ये काम करता है। क्लियर। देखो यहाँ पर जो बात हो रही है द ग्लोबल क्राइसिस रिजोल्यूशन ग्रुप के बारे में, तो इसको इसलिए एड्रेस किया गया था मार्च 2022 में। कब एड्रेस किया गया था, मार्च 2022 में इसलिए एड्रेस किया गया था जिससे कि जो ग्लोबली फूड से रिलेटेड या जो एनर्जी चेन है उससे रिलेटेड अगर कोई चैलेंजेस आते हैं तो उससे निपटने के लिए। ओके, क्लियर। देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है वो विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात हो रही है। ठीक है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हुए मैं आपको बता दूं कि इसने 7 साल के बाद रिपोर्ट जारी करा है और इस रिपोर्ट में इसने कहा है कि जो ओजोन लेयर है उसमें सुधार हो रहा है। जैसा कि हम सबको अच्छे से पता है कि जो ओजोन लेयर है वो क्या करती है, पराबैंगनी जो अल्ट्रा वायलेट जो रेजेस होती हैं जो सूरज से निकलती हैं उससे पृथ्वी को बचाने का काम करती हैं। तो ये बोला गया है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा कि ओजोन लेयर में सुधार हो रहा है। हम सबको अच्छे से पता है कि ओजोन लेयर में जो स्पेस था, जो होल था, वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। जो गैसेस होती हैं उसकी वजह से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन की गैसेस जो होती हैं उसकी वजह से। ठीक है। अच्छा, साथ में अच्छा इसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी। क्या थी, एक इंटरनेशनल लेवल की संधि थी जो इसलिए करी गई थी कि ओजोन लेयर में जो होल हो रहा है उसको किस तरीके से रोका जा सकता है और कौन से ऐसी गैसेस हैं जिसका उत्सर्जन नहीं करना है, जिसको रिलीज नहीं करना है। और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि करी गई थी और देशों से, जो ऑल ओवर कंट्रीज हैं जो इस संधि में शामिल हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया गया था कि इस तरीके की जो ओजोन लेयर को जो क्षति पहुंचाती है इस तरीके के गैसों को रिलीज नहीं करना है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि दुनिया के जितने भी देश हैं वो सब कार्बन उत्सर्जन को कम से कम करना चाहते हैं। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, जो कार्बन की मात्रा निकल रही है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कम करने के ऊपर सारे देश मिलकर काम कर रहे हैं और हरित ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस वजह से जो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, वो धीरे धीरे उसकी जो स्थिति है वो सुधर रही है। ऐसी बात बोली गई है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। ओके, क्लियर हो गया। अच्छा देखो, यहाँ पर थोड़ा सा हम जो हमारी जो अर्थ है उसके एटमॉस्फेयर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आपको ओजोन लेयर मुझे दिखाना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है ओजोन लेयर।
ट्रोपोस्फियर है, ठीक है। ट्रोपोस्फियर का मतलब है कि क्षोभ मंडल, जो बिल्कुल हम जब एटमॉस्फेयर को अपने देखेंगे पृथ्वी से, तो जस्ट पृथ्वी के ऊपर आपको जो लेयर मिलेगी वो कौन सी लेयर है, तो वो ट्रोपोस्फियर है। उसके बाद ओजोन लेयर आपको मिल रही है, फिर स्ट्रेटोस्फियर है और फिर मेसोफियर है। तो आप ओजोन लेयर की स्थिति देख सकते हैं कि हमारे वायुमंडल का जो स्ट्रक्चर है उसमें किस तरीके से ओजोन लेयर पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ओजोन लेयर के लिए जो भी उसके संरक्षण के लिए जो भी अंतर्राष्ट्रीय इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उसके बारे में। यानी इंटरनेशनल लेवल पर ओजोन लेयर की जो परत है उसमें सुधार के लिए कुछ इंटरनेशनल लेवल पर इनिशिएटिव लिए गए हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में बताऊं तो इसको जो है 1987 में अपनाया गया था, ठीक है। स्पेशली पूरी दुनिया में उन पदार्थों के उत्सर्जन को कम करने के लिए जिसकी वजह से ओजोन लेयर की जो परत है वो उसमें होल ना हो पाए, उसमें स्पेस ना बन पाए। इसके अलावा 1985 में वियना में एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक रूपरेखा तैयार करी गई थी, ठीक है। अच्छा, मैं बता दूं आपको कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसमें कितने देश शामिल हैं, तो इसमें 197 देश शामिल हैं। यानी 197 जो देश हैं उन्होंने क्या करा है, उन्होंने जो है इस पे हस्ताक्षर करा है। देश भी हैं और इसमें कुछ संगठन भी शामिल हुए हैं। ओके, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हैज बीन साइंड बाय 197 पार्टीज ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर। तो इसमें देश भी शामिल हैं और उसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल किए गए हैं। क्लियर। देखिए, थर्ड नंबर का जो वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस है 2023 के लिए, उसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो इसका आयोजन किया जाएगा 24 नवंबर को बैंकॉक में। ओके, 24 नवंबर को बैंकॉक में इस कन्वेंशन, जो बैंकॉक का कन्वेंशन सेंटर है वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा, वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का थर्ड नंबर का। साथ में ये विश्व हिंदू फाउंडेशन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो विश्व हिंदू फाउंडेशन है इसके ट्रस्टी कौन है, तो इसके ट्रस्टी हैं स्वामी विज्ञानानंद। ओके। अच्छा, साथ में स्वामी विज्ञानानंद के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये विश्व हिंदू फाउंडेशन के जो ट्रस्टी तो हैं ही, साथ में जो विश्व हिंदू परिषद है जिसको हम विहिप कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसके भी संयुक्त महासचिव के रूप में काम करते हैं। और इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रीय जो आरएसएस है, ठीक है ना, आरएसएस के जो मोहन भागवत जी हैं उनको और माँ अमृतानंदमयी को आमंत्रित किया गया है। अच्छा, यहाँ पर क्या किया जाएगा, अच्छा कुछ बौद्ध गुरुओं को भी आमंत्रित किया गया। यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर हिंदुओं के सामने पूरी दुनिया में हिंदुओं की जो उपलब्धियां हैं उस पर चर्चा की जाएंगी और जो उनके सामने समस्याएं आ रही हैं उस पर चर्चा की जाएगी। इसके पहले 2 कन्वेंशन हो चुके हैं, दो सम्मेलन हो चुके हैं, वो देखते हैं कब हुए थे और कहाँ हुए थे। तो पहला वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस कहाँ पर हुआ था, 2014 में हुआ था दिल्ली में, और दूसरा हुआ था अमेरिका के शिकागो में 2018 में। ओके, क्लियर। अच्छा, इस बार की जो समिट है उसमें लगभग 2500 लोग जो प्रतिनिधि हैं या जो 2500 लोग शामिल होने की बात कही गई है। ओके, आइए बात करते हैं 7 जुलाई को एक समझौता हुआ है इसके बारे में। 7 जुलाई को जो इंडिया का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, साथ में ही पनामा से एक ट्रिब्यूनल आई थी जो निर्वाचन से संबंधित थी, इसके बीच में समझौता हुआ है। समझौता इस चीज को लेकर हुआ है कि दोनों देश किस तरीके से चुनाव प्रबंधन और प्रशासन से रिलेटेड एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जितने भी अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है और जितने भी जो इलेक्शन से रिलेटेड ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो काम करते हैं, उनसे भारत का जो इंडियन कमीशन ऑफ जो इलेक्शन है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, उसने लगभग 31 संगठनों के साथ समझौते किए हैं अभी तक। यानी 31 समझौते हो चुके हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा वर्ल्ड लेवल पर जो इलेक्शन से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ में। क्लियर, बात समझ में आ गई। अच्छा देखो, जो ईटी है, ईटी मतलब क्या है, ईटी का मतलब ये है कि जो इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल है पनामा से रिलेटेड, वो अभी तक कोहार्ट ऑन इलेक्शन जो इंटीग्रेटेड है इसके लिए, और इसके बाद समावेशी चुनाव और चुनावी सत्यनिष्ठा जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है उसमें भी भाग ले चुका है, जो मार्च 2023 में हुआ था। यानी मार्च 2023 में जो समावेशी चुनाव और चुनावी सत्यनिष्ठा है
इस पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था इसमें भी ईटी ने भाग लिया था, जो पनामा से रिलेट करता है। साथ में एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, यानी पूरी दुनिया में जो चुनाव से संबंधित गतिविधियां हैं उसके लिए सबसे बड़ी एसोसिएशन के रूप में कौन काम करता है, तो एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज। क्लियर। तो यहाँ पर हमने बात कर ली जो 7 जुलाई को एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है उसके बारे में। ठीक है। अच्छा देखो, एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज के बारे में बात कर रहे हैं तो साथ में मैं आपको बता दूं कि अभी तक 119 इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज इसमें शामिल हैं और साथ में ही 20 रीजनल और एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें शामिल हैं, जो एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर इलेक्शन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए काम करता है। ओके। आइए बात करते हैं सूर्यमंडल के को समझने के लिए टेलीस्कोप बनाया गया है उसके बारे में। ठीक है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी, ठीक है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया है। तो यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप को किसने लॉन्च करा है, तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मोटिव ये है कि ब्रह्मांड का जो 10 अरब प्रकाश वर्ष वाला क्षेत्र है, जो यूनिवर्स का 10 अरब प्रकाश वर्ष वाला क्षेत्र है, उसमें जो अरबों गैलेक्सीज हैं, है ना, तो उसका एक त्रिआयामी यानी कि 3 डायमेंशनल एक नक्शा तैयार किया जाए, एक मैप तैयार किया जाए इस टेलीस्कोप के माध्यम से, जिसका नाम है यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप। क्लियर, बात समझ में आ गई। और साथ में जो डार्क मैटर है, जो डार्क एनर्जी है, उसका जो रहस्य है उसको सुलझाने में भी जो इसकी भूमिका है वो देखने को मिलेगी। यूक्लिड कौन थे, तो यूक्लिड एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे। ठीक है, एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिनके नाम पर इस टेलीस्कोप का नाम रखा गया है। क्लियर। अच्छा, साथ में मैं आपको बता दूं कि ये जो टेलीस्कोप है इसको पृथ्वी पर नहीं इसको इस्टेब्लिश करेंगे, इसको लगभग पृथ्वी के करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर, पृथ्वी के करीब लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर एक पॉइंट है जिसका नाम है लैग रेंज पॉइंट, वहां पर जाकर स्थापित किया जाएगा। और इस टेलीस्कोप के माध्यम से क्या किया जाएगा, लगभग 10 अरब प्रकाश वर्ष का जो क्षेत्र है उसका जो उसमें जो अरबों गैलेक्सीज हैं उसके लिए जो 3rd डायमेंशन मैप है उसको तैयार करने की कोशिश की जाएगी और ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की भी कोशिश करी जाएगी। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो हमने बात कर ली यहाँ पर यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप के बारे में, जो ग्रीक मैथमेटिशियन थे यानी ग्रीक गणितज्ञ थे जिनका नाम था यूक्लिड, उनके नाम पर रखा गया है और ये लॉन्च किया गया है यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा। ओके। देखिए, जो यूक्लिड टेलीस्कोप है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं और ये क्या, इसका मोटिव क्या है वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसका व्यास कितना होगा, तो 1.2 मीटर इसका व्यास हमें देखने को मिल रहा है। साथ में ही जो इसका मिरर है उसका व्यास कितना होगा, तो मिरर का व्यास है 1.2 मीटर। ओके। और एक नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर होगा और एक फोटोमीटर भी इसमें लगाया गया है और इसका वजन कितना है, तो लगभग 2 टन इसका वजन है। कितना है, 2 टन इसका वजन है। ये इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, तो इस टेलीस्कोप के माध्यम से जो ग्लोबली जलवायु परिवर्तन हो रहा है, महासागरों का अध्ययन किया जाएगा और इस तरीके से स्पेस का अध्ययन किया जाएगा, गैलेक्सीज का अध्ययन किया जाएगा, डार्क मैटर के बारे में जो भी रहस्य हैं डार्क मैटर से रिलेटेड वो सुलझाने के बारे में भी बात की जाएगी, उसके बारे में भी रिसर्च किया जाएगा यूक्लिड टेलीस्कोप के माध्यम से। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो इस सेशन में इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलेंगे नए सेशन के साथ में, नए विचारों के साथ में और नई क्लास के साथ में। तब तक टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहिए, खूब आगे बढ़ते रहिए और खूब तरक्की करते रहिए और साथ में मेरे चैनल पर बने रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। इसके अलावा जो भी कंटेंट है वो आपको कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो जाकर आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हो, नोट्स भी बना सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।